चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था माड़ीपुरा। इस गांव को इसका नाम इसकी सुंदर सुंदर पहाड़ियों की वजह से मिला था। गांव की आबादी ज़्यादा नहीं थी, कुल मिलाकर 200 परिवार ही रहते थे। उनमें से कई लोग अपने जीवन यापन के लिए खेती या फिर मजदूरी पर निर्भर थे। गांव के अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन का काम भी किया करते थे। गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से एक अफवाह गांव में आग की तरह फैल गई थी, जिससे सभी लोग भयभीत हो गए थे। दरअसल कुछ लोगों का कहना था, जब वे जंगल से होते हुए पहाड़ चढ़कर दूसरे गांव से आ रहे थे, तभी उन्हें वहां पर एक पहाड़ी में एक गुफा नजर आई। उन लोगों ने थोड़ी देर वहीं गुफा में रुककर विश्राम करने की सोची, लेकिन जैसे ही वो लोग गुफा के अंदर प्रवेश करने लगे, अंदर से एक बड़ी ही डरावनी सी आवाज आई। वो लोग डरकर वहां से भाग गए और गांव आने के बाद उन्होंने ही सबको बताया कि पहाड़ों में गुफा है जहां जरूर कोई बुरी ताकत रहती है। बस फिर क्या था, धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई कि पहाड़ों में कोई पहाड़ी राक्षस रहता है जो उधर जाने वाले को खा जाता है। गांव वालों ने पहाड़ों के उस हिस्से में जाना कम कर दिया। फिर भी कभी कभार कोई अगर उस रास्ते से जाता तो अपने साथ उस पहाड़ी राक्षस की कहानी लेकर आता। कोई कहता वो इतना ऊंचा तगड़ा है, कोई कहता वो भयानक चेहरे वाला है। दहशत इतनी फैल गई कि गांव वालों ने उस पहाड़ की ओर जाने वाले रास्ते को बंद करके वहां एक दीवार बनवा दी और उस पर लिख दिया कि दीवार को पार करना मना है। गांव के किसान, जिनका नाम राजकिशोर था, उनके बड़े भाई शहर में रहते थे। उनका बेटा दीपक अपने 2 साथियों के साथ एक बार गांव आया था। राजकिशोर जी का एक बेटा था जिसका नाम गोलू था। एक दिन राजकिशोर ने बड़ी टेंशन में अपने बेटे गोलू से कहा कि उनका नौकर रामू भेड़ों को लेकर गया है, अभी तक लौटा नहीं है, तो जाकर एक बार देख कर आ जाओ। इसके बाद गोलू अपने चचेरे भाई और उसके दोस्तों के साथ विवेक को खोजने निकल पड़ा। बहुत देर बाद विवेक उस दीवार के पास दिखा जिस पर राक्षस के बारे में लिखा था। विवेक को लग रहा था उसकी एक भेड़ दीवार के उस पार चली गई है। गोलू, जो गांव की हर बात से वाकिफ था, कहने लगा, अरे कोई बात नहीं, अब जाने दो, दीवार के उस पार जाना ठीक नहीं। लेकिन पढ़ा लिखा उसका चचेरा भाई इन राक्षसों वाली कहानियों से डरने वाला नहीं था और वो उन चीजों पे विश्वास भी कम करता था। राजकिशोर जी के बेटे गोलू ने अपने चचेरे भाई को और उसके दोस्तों को खूब समझाया कि दीवार के उस पार ना जाएं, लेकिन वो नहीं माना। वो कहने लगा कि भेड़ को लेकर ही लौटेगा। वो अपने दोस्तों के साथ दीवार फांद कर पहाड़ी गुफा की ओर निकल गया। बीच में घना जंगल था। उसके दोनों दोस्त जो अभी तक बहादुर बने बैठे थे, घना जंगल देखकर वो भी डरने लगे। थोड़ी ही देर में रात होने वाली थी। उन्होंने दीपक को वापस लौटने के लिए कहा, पर वो नहीं माना। वो लोग जंगल से पहाड़ी गुफा की ओर बढ़ते ही रहे। भेड़ का अभी भी कोई नामो निशान नहीं मिला था। अब जंगल में साए साए कर हवा चलने लगी और अंधेरा भी घिरा आया। अचानक दीपक को लगा किसी ने उसका पांव पकड़ लिया है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, उसका पांव एक पेड़ की जड़ में फंस गया था। उसके दोनों दोस्त उसके पीछे पीछे आ रहे थे। चलते चलते तीनों गुफा के पास पहुंचे। दीपक के दोस्तों ने उसे एक बार फिर रोका, लेकिन वो कहने लगा, अगर तुम दोनों को डर लग रहा है तो तुम यहां से वापस जा सकते हो, मैं अंदर जाता हूं। इतना कहकर वो धीरे धीरे चोर की तरह बिना आवाज के गुफा में गया। गुफा काफी बड़ी थी, लेकिन वहां अजीब सी गंध आ रही थी। गुफा की ऊपरी दीवार में एक बड़ा सा छेद था
जिसमें से चांदनी रात की रोशनी आ रही थी। वैसे तो गुफा में काफी अंधेरा था, लेकिन ऊपर से आ रही रोशनी से दीपक गुफा में देख पा रहा था। अचानक उसका पाँव नीचे गिरी हुई चीज पर पड़ा, जिसकी वजह से चर की आवाज हुई। उसने नीचे देखा तो वहां पर किसी जानवर की हड्डियां थी। हड्डियां देखते ही दीपक के भी पसीने छूट गए। फिर भी हिम्मत करके वो आगे बढ़ा। उसके पैरों से हड्डियों के कुचले जाने की आवाज से गुफा में भी एक हलचल की आवाज आई। दीपक वहीं रुक गया। उसने जोर से आवाज लगाते हुए पूछा, कौन है अंदर? अंदर से एक भारी भरकम आवाज आई, तुम कौन हो? दीपक ने अपना नाम बताया और आगे बढ़ते हुए उसने कहा, मैं पहाड़ी राक्षस से मिलने आया हूं। भारी भरकम आवाज फिर आई, क्यों, तुम्हें पहाड़ी राक्षस से डर नहीं लगता? दीपक ने कहा, नहीं, राक्षस जैसी कोई चीज दुनिया में होती नहीं है। तुम कौन हो और सामने क्यों नहीं आते? दीपक के इतना कहते ही आवाज जैसे चलते हुए उसके सामने आई। एक बहुत ऊंचा, तगड़ा, काले सफेद बालों वाला, बड़े बड़े नाखूनों वाला एक कोई भी दावे के साथ नहीं कह पाया कि वो होते हैं या नहीं होते, लेकिन काफी बार वो कैप्चर हुए हैं। वो काफी भयानक दिखते हैं और कई कई जगह पर उन्हें आदमियों की एक नस्ल माना जाता है। और इसके बारे में दीपक ने भी पढ़ रखा था। अब आगे उसने उस भयानक आदमी से पूछा कि उसकी ये हालत कैसे हुई। तब उस पहाड़ी राक्षस ने कहा, मैं तुम्हारी तरह एक आम आदमी था, लेकिन मेरे उलझलूब प्रयोगों ने मेरी ऐसी हालत कर दी है। दरअसल मेरा कद कुछ कम था। सब लोग मुझे बौना बौना चिढ़ाते थे। मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं भी औरों की तरह सुंदर और बाका नौजवान दिखना चाहता था। मेरी साइंस में बहुत रुचि थी। मैंने कई किताबें पढ़ी थी और गहन अध्ययन के बाद एक केमिकल तैयार किया, जिससे मैं ना सिर्फ ऊंचाई पा सकता हूँ, बल्कि पहले से और भी सुंदर हो जाता। लेकिन पता नहीं कहाँ गड़बड़ी हो गई। जैसे ही मैंने वो केमिकल पिया, मेरी ये हालत हो गई। मैंने कई बार किसी डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामयाब रहा। मेरे घर वालों ने भी मुझसे किनारा कर लिया और भटकता हुआ मैं इस गुफा में आ पहुंचा। यहाँ कोई आता जाता नहीं। भूले से कोई जानवर अगर इधर आ जाता है तो वो मेरा गुजारा बन जाता है। अब तो लोग मुझे पहाड़ी राक्षस भी समझने लगे हैं। बस यही मेरी कहानी है। दीपक ने उस आदमी की पूरी बात सुनी तो उसे उस पर दया आ गई। उसने कहा, गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन क्या सारी जिंदगी तुम पहाड़ी राक्षस बनकर बिता दोगे? उस आदमी ने कहा, मैं कर भी क्या सकता हूं। अब और कोई प्रयोग करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। दीपक ने कहा, तुम मेरे साथ आओ। गांव वालों से मैं बात करूंगा। वो लोग तुम्हें गांव में रहने की इजाज़त दे देंगे। गांव में रहकर तुम अपना ये हुलिया ठीक कर पाओगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाओगे। तुम्हारे शरीर की कुरूपता तो नहीं जाएगी, लेकिन ये लंबे बाल, नाखून, ये सब काट लोगे तो तुम्हें कोई पहाड़ी राक्षस नहीं कहेगा। इस तरह दीपक अपने दोस्तों और पहाड़ी राक्षस के साथ गांव पहुंचा और गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। उस दिन के बाद से वो पहाड़ी राक्षस इंसान बन गया। मुझे पता है दोस्तों, ये काफ़ी बेसिक सी कहानी थी और इसे सुन के आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आया होगा। ये थोड़ी सी बच्चे टाइप की हो गई है, लेकिन आगे जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा ना, उसे सुन के आपका दिल दहल जाएगा, क्योंकि कहानी तो अब आएगी। ये दरअसल मेरे से कई बार कमेंट में बोला था यति की कहानी लानी है, यति की कहानी लानी है। मैंने काफ़ी बार खोजा, लेकिन मुझे मिली नहीं यति की कहानी, और यति से मिली जुली ये कहानी मिली मेरे को। तो ये एक कहानी है, कोई एक आप बीती नहीं थी ये वाली।
लेकिन आगे जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा वो आप बीती है और बेहद डरावनी कहानी है। तो अब आगे। बंदन शहर में रात के करीब 2 बजे थे। बाहर धीरे धीरे बारिश शुरू थी। अचानक की एक घर का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। उसमें से संतोष अपना मुंह बाहर करके आसपास देखने लगा। वो काफ़ी डरा हुआ था। उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसके हाथ में छोटा सा बैग था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी से डर रहा हो। उसने आसपास एक और बार नज़र घुमाई और वह धीरे से घर के बाहर निकला। वह धीरे धीरे रोड पर चलने लगा। उसका शरीर डर के मारे ठिठुर रहा था। उसकी नज़रें आसपास के घरों को घूर रही थी। वो उस जगह से जल्दी निकल जाना चाहता था। वो कुछ ही दूरी वह चला कि तभी उसके आसपास से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। जैसे कि कोई रो रहा था, जैसे कोई चिल्ला रहा था, जैसे कोई मदद मांग रहा था। बड़ी ही भयंकर आवाज़ें आ रही थी। ये आवाज़ों को सुनकर वो काफ़ी डर गया। अचानक ही आसमान में एक बिजली चमक उठी और आवाज़ें और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। ये दर्दनाक आवाज़ें अब संतोष के कानों को चीरने लगी थीं। संतोष ने अपने कानों पर हाथ रखा ताकि वह आवाज़ ना सुन सके, और वह आवाज़ें अभी भी रुक नहीं रही थीं कि तभी उसने देखा कि आसपास के घरों से लाल चमकती डरावनी आंखें उसे ही घूर रही थीं और भयंकर तरीके से चिल्ला रही थीं, यहाँ यहाँ। संतोष तेजी से वहाँ से भागने लगा और वह जहाँ भी जा रहा था वहाँ सभी घरों से ऐसी ही आवाज़ें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो कई सारी आत्माएं उसे मिलकर बुला रही हों। वो बड़ी तेजी से भाग रहा था, पर वह काफ़ी थक चुका था। उसे पता नहीं लग रहा था कि वो कहाँ जाए कि तभी एक बड़ी बिजली चमकी और उसके आसपास कई सारी आत्माएं खड़ी थीं। वो सभी की सभी आत्माएं गुस्से से लाल चमकती आंखों से उसे घूरे जा रही थीं। वह काफ़ी गुस्से में लग रही थीं। उनके शरीर से खून बह रहा था। शरीर जला हुआ नजर आ रहा था। उन आत्माओं में छोटे बच्चे भी थे जिनकी आंखें नहीं थीं और एक हाथ कटे हुए थे। उनमें काफ़ी सारी चुड़ैलें औरतें भी थीं जिनके बाल उनके चेहरे पर आकर ढक रहे थे और उनके पैर उल्टे थे और गर्दन से खून बह रहा था। उन आत्माओं में काफ़ी सारे प्रेत पुरुष भी थे। उनका चेहरा आधा कटा हुआ था और उसमें से खून बह रहा था। वह सारी की सारी आत्माएं काफ़ी डरावनी लग रही थीं और वह सभी एक साथ गुस्से से चिल्लाने लगे, यहाँ यहाँ। और वह सभी चारों तरफ से धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे। संतोष डर से कांपने लगा था। उसकी मौत उसे अपने आंखों के सामने नजर आ रही थी। चारों तरफ भयानक मंजर था। तभी उन आत्माओं की आंखों से खून की धारा बहने लगी। आत्माओं के नाखून धीरे धीरे बड़े होने लगे और वह एक साथ संतोष पर टूट पड़े। उसे नोच नोच के उन्होंने भयंकर तरीके से मार डाला। वह भयंकर रात गुजर गई। अगली सुबह कौशल काफी गहरी नींद में था कि अचानक ही उस पर कहीं से जोरदार पानी गिर पड़ा। वह हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा पानी उसकी बहन श्वेता ने डाला था। कौशल गुस्से से लाल पीला हो गया कि तभी उसकी बहन श्वेता बोली, माशा उठिए, सुबह के 11 बज चुके हैं, आप अब तक सो रहे हैं? अबे चुड़ैल, तो तेरा क्या जा रहा है, पानी डालने की क्या जरूरत थी? मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझसे पापा ने बोला
इसलिए मैं तुझे उठाने आ गई, वरना तुझ जैसे भूत को उठाने में क्यों आती। ज़्यादा मुंह चलने लगा है तेरा। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, बेचारा मुंह भी खुद को रोक नहीं पाता तुम्हें डांटने से। हाँ हाँ ठीक है, आता हूँ, ज़्यादा बकवास मत करो। हाँ तो आना ही पड़ेगा, पापा ने जो बुलाया है। थोड़ी देर में कौशल खाने के टेबल पर आकर बैठ गया। उसके पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उसके पापा ने उसकी तरफ देखा और कहा, तो राजकुमार जी उठ गए आप? हाँ पापा, थोड़ी देर हो गई थी रात को सोने में। क्यों, किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए हो क्या, जो आजकल रात को देर होती है सोने में? तभी श्वेता ने कहा, अरे नहीं पापा, आपको लगता है कि शैतान को कोई लड़की भाव भी देगी? इतनी भी खराब चॉइस नहीं है लड़कियों की। कौशल ने उसे गुस्से से घूरा और कहा, एक बार मेरी सरकारी नौकरी लग जाने दो, फिर देखना लड़कियों की कैसे लाइन लगेगी। हाँ हाँ, वह तो भगवान जाने कि कब तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी और कमा कर घर में लाओगे। शादी की उम्र भी हो गई है तुम्हारी। हाँ बेटा, तुमने वह भेजा था ना परीक्षा पास होने के बाद, क्या हुआ उसका? पापा ने पूछा। हाँ पापा, भेजा तो है, पर लगता नहीं है कि मेरा नंबर उसमें लगेगा। लगता है इस बार भी सरकारी नौकरी हाथ से गई। तभी उसकी माँ बोले, बेटा तुमने काफ़ी मेहनत की है, तुम्हें इस बार ज़रूर सफलता मिलेगी। वो बोल रही थी कि तभी घर की डोर बेल बजी। सामने पोस्टमैन एक पोस्ट लिए खड़ा था। जैसे ही कौशल ने पोस्ट खोला, खुशी के मारे वह नाचने लग गया और श्वेता को देखते ही बोला, चुड़ैल, अपनी सहेलियों को बोल देना कि तेरे भाई की सरकारी नौकरी लग गई है, लड़कियों की लाइन लगेगी अब तो। सभी को बहुत खुशी हुई और आखिर कौशल को सरकारी नौकरी लगी गई। पर कौशल को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार उसे सरकारी नौकरी कैसे मिल गई। उसका नंबर तो काफ़ी पीछे था और सरकारी पद काफ़ी कम थे, पर भगवान की कृपा देखो, उसको ये नौकरी लग गई थी। उसकी नौकरी जिस शहर में लगी थी, उस शहर का नाम था मंदन। अगली सुबह वह ट्रेन से मंदन शहर जाने निकला। वहाँ के एक सरकारी कार्यालय में उसे नौकरी मिल चुकी थी। वह काफ़ी खुश था, उसके सारे सपने पूरे होने वाले थे। आखिर वो इतने साल से जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा था, वह चीज़ उसे मिल चुकी थी, सरकारी नौकरी। उसके साथ ट्रेन में एक बुज़ुर्ग उसके पास ही बैठे थे। उन्होंने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? अंकल, मेरी सरकारी नौकरी लगी है मंदन शहर में, बस वहीं जा रहा हूँ। ये सुनते ही बुज़ुर्ग हैरान रह गया और बोला, क्या, मंदन शहर में? अरे बाप रे, तुम्हें भगवान ही बचाए अब बेटा। कौशल को ये सुनकर काफ़ी अजीब लगा। अंकल, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? क्या है उस शहर में और आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बेटा, वह शहर नहीं है, शैतानी आत्माओं का घर है, शापित शहर है वो। ये ट्रेन तो शहर के प्लेटफॉर्म पर भी रुकती नहीं है, तुम्हें अगले शहर के स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। हाँ हाँ अंकल, मैंने रिजर्वेशन जब करवाया था तब मैंने देखा था कि ये ट्रेन मंदर शहर पर नहीं रुकती है, पर वजह कुछ और भी तो हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि स्टेशन नया बन रहा होगा और मैं ऐसी बातों को नहीं मानता अंकल। बेटा, बस एक सलाह दूंगा, जैसे अभी जा रहे हो वैसे ही वापस अपने घर लौट जाओ, उस शहर में मत जाओ। बाकी अब तुम्हारी मर्जी, अपना ख्याल रखना, क्योंकि जान से ज़्यादा ज़रूरी सरकारी नौकरी नहीं है। कौशल ने बुजुर्ग की बातों को अनदेखा कर दिया। कुछ ही देर में मंदन स्टेशन से होते हुए ट्रेन आगे बढ़ गई। कौशल ने देखा कि पूरा का पूरा स्टेशन वीरान पड़ा हुआ था, वहाँ कोई भी नहीं था और ट्रेन आगे बढ़कर उसके अगले मीनानगरी स्टेशन पर पहुँच गई और हाथों में बैग लिए हुए कौशल उस ट्रेन से उतरा।
कौशल अब मीनानगरी स्टेशन पर पहुंच चुका था। वहां से करीब 50 किलोमीटर दूर मंदन शहर था। उसे काफ़ी अजीब लगा कि आखिर ट्रेन मंदन स्टेशन पर क्यों नहीं रुकती, और ये भी कि वो बुजुर्ग ऐसी बातें क्यों कर रहा था। खैर, उसने इन सब बातों को अनदेखा करके अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर अपनी सरकारी नौकरी जल्दी ज्वाइन करने का सोचा। वो मीनानगरी स्टेशन के बाहर निकला और बाहर निकलते ही उसने कई सारे रिक्शे वालों से मंदन शहर जाने को कहा। तो उनमें से कई बोले कि हम नरक के शहर तो जाएंगे ही नहीं, और कुछ ने तो नाम सुनते ही वहां से रिक्शा भगा लिया। कौशल सफ़र से काफ़ी थक चुका था। उसे जल्दी से मंदन शहर पहुंचकर अपने सरकारी आवास में एक प्यारी नींद लेनी थी और कल से नौकरी ज्वाइन करनी थी। पर यहाँ तो कोई उसे वहाँ ले जाने वाला था ही नहीं। लगता है यहाँ के लोग भी उस बुजुर्ग के ऐसे भ्रम में ही जी रहे हैं। अब मुझे वहाँ कौन लेकर जाएगा? चलकर भी नहीं जा सकता मैं, वहाँ तो काफ़ी दूर है। तभी एक रिक्शे वाला वहाँ आकर कौशल के सामने आकर खड़ा हो गया। उस रिक्शे का मालिक मोहनदास बोला, भाई साहब, आपको मंदन जाना है? हाँ हाँ, आप ले चलोगे? हाँ हाँ, मैं वही का हूँ। कुछ रिक्शे वाले आपस में बात कर रहे थे कि कोई शख्स मंदन जाने को कह रहा है। मैंने वो सुन लिया। आप ही इंतज़ार करते नज़र आए तो लगा आपको ही जाना होगा, तो रिक्शा यहाँ ले आया। भाई साहब, आखिरकार कोई तो मिला। आसपास सभी के सभी लोगों ने घूर रहे थे। मोहनदास ने बोला, देखिए, भाड़ा मैं 3 गुना लूँगा, क्योंकि सिर्फ मंदन की सवारी और मंदन से मायानगरी स्टेशन किसी को पहुंचाना हो तभी यहाँ इतनी दूर आता हूँ। भाड़ा मंजूर है तो जल्दी से आकर बैठ जाओ, वरना आपकी मर्जी। अरे अरे भाई साहब, 3 गुना क्या, 4 गुना ले लेना, बस चलो यार जल्दी। कौशल अंदर बैठ गया। मोहनदास ने रिक्शा शुरू किया और वो मंदर शहर जाने निकले। हाँ यार, कब से वहाँ खड़ा था मैं, आखिर में अच्छा हुआ तुम मिल गए, वरना मैं मंदन शहर जा ही नहीं पाता। साहब, दरअसल वहाँ के रिक्शे वाले मुझे वहाँ रिक्शा लगाने नहीं देते। कहते हैं मैं शापिश शहर से हूँ, इसलिए मैं स्टेशन से थोड़ी दूर रिक्शा लगाता हूँ। कुछ दिनों बाद ही कोई कोई सवारी मिलती है, इसलिए 3 गुना पैसे लेता हूँ ताकि परिवार का भी खर्चा निकाल सकूँ। हाँ हाँ, सही बात है, पर मुझे ये बताओ, ट्रेन मंदन स्टेशन पर क्यों नहीं रुकती? क्या कहूँ साहब, सरकार ने भी हमारे शहर से मुंह मोड़ लिया है। कोई शहर में आना ही नहीं चाहता, बस कुछ कुछ लोग ही यहाँ रहते हैं, और वो भी किसी न किसी हादसे की वजह से दूसरे शहर चले गए। पूरा शहर वीरान पड़ा है। बस कुछ ही लोग अब यहाँ रहते हैं, क्योंकि उनके पास कहीं और जाने के पैसे नहीं हैं। कौशल ने बोला, कौन सा हादसा? मोहनदास ने बताया, साहब, दरअसल काफ़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी यहाँ केमिकल्स की। आधे से ज़्यादा शहर के लोग वहीं नौकरी करते थे। एक रात फैक्ट्री में आग लगने से उन केमिकल्स की जहरीली गैस पूरे शहर में फैल गई, और देखते ही देखते काफ़ी लोग मारे गए। पर तब से हमारा शहर वीरान हो गया, या यूँ कहिए कि आसपास के शहरों के लिए वो एक शापिश शहर हो गया। कुछ देर बाद रिक्शा मांद्री शहर पहुंचा। आसपास के सभी घर और इमारतें वीरान पड़ी हुई थीं। कौशल को और ज़्यादा कुछ पूछना सही नहीं लगा। थोड़ी देर में रिक्शा एक सरकारी आवास के सामने आकर रुक गई। आसपास कई पेड़ और कुछ घर थे, पर वो विस्तार भी वीरान ही था। कौशल रिक्शे से नीचे उतरा और उसने मोहनदास को पैसे चुकाए। साहब, इस शहर के बारे में इतना सुनने के बाद भी आप यहाँ रहना चाहते हैं? जब आप जैसे अच्छे लोग यहाँ रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मुझे बड़ी मेहनत से सरकारी नौकरी लगी है, और इसी वजह से मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ रहूँगा, चाहे लोग कुछ भी कहें।
ठीक है साहब, पर एक बात याद रखिए, रात को बाहर मत निकलना। आपको अजीब लगे पर यहाँ आत्माएं घूमती हैं उन मरे हुए लोगों की। यार शट अप, मैं ऐसी बकवास बातें नहीं मानता। खैर शुक्रिया मोहनदास, तुम मुझे यहाँ ले आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। साहब, रात को मत निकलना, बस मेरी इतनी बात याद रखना। अब मैं चलता हूँ, अच्छे से रहिए यहाँ। मेरा नंबर ले लीजिए, कहीं भी जाना हो मुझे बुला लेना। ठीक है, शुक्रिया। कौशल ने नंबर ले लिया और मोहनदास वहाँ से रिक्शा लेते हुए चला गया। तभी अचानक सरकारी आवास का गेट खुला। वहाँ का सेवक रामलाल बाहर आया। तो आप ही हैं वो नए साहब, आइए अंदर। कौशल अंदर आने लगा। उस आवास में उसके और राम के अलावा कोई नहीं था। कौशल ने कहा, इस आवास में और सरकारी लोग नहीं है क्या? रामलाल ने बताया, साहब मुझे तो इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि आप यहाँ कहाँ से आ गए। यहाँ कोई सरकारी नौकरी लगने पर भी नहीं आता। ये शहर शापित जो है। रिक्शे वाले ने भी आपको बता ही दिया होगा, कौशल ने बताया। हाँ, पर आप सब भी तो यहाँ रहते हो ना, रामलाल ने बताया। साहब, इस नरक में कौन रहना चाहेगा, बस समझ लीजिए कि मजबूरी है। खैर, मुझे लगा था कि आप भी नहीं आएंगे, पर अब आप आ ही गए हैं तो आइए आपका कमरा दिखा दूं। कौशल और रामलाल एक कमरे में आए। कौशल ने अपना सामान अच्छे से वहां रख दिया। उसने खिड़की खोली। सामने एक बड़ा सा मैदान था। ठंडी हवाएं उसे छूने लगी। तभी रामलाल ने कौशल को देखते हुए बोला, उस मैदान के पीछे ही एक ऑफिस भी है। आप अकेले ही उस ऑफिस में होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग तो यहाँ से छोड़कर चले गए हैं। जो नए लोगों को नौकरी लगी उनमें से सिर्फ आप आए हो, बाकी कोई नहीं आया। कौशल ने सुनते ही कहा, तो काम समझाने वाला कोई नहीं है? रामलाल ने कहा, काम तो यहाँ पर ना के बराबर है, पर ऑफिस में टेलीफोन है। आप दूसरे शहर के हेड ऑफिस में बात कर सकते हैं। वो लोग आपको आपका काम समझा देंगे। और हाँ, आपके खाने पीने का सब मैं देख लूँगा, उसकी चिंता आप मत कीजिएगा। पर शाम को खाना बनाकर मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अपने घर चला जाया करूँगा। आपको अकेले ही यहाँ रात को रहना होगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तभी रामलाल ने कहा, दरअसल एक और सरकारी आवास है यहाँ से कुछ ही दूर। कुछ दिनों पहले वहाँ के एक सरकारी आदमी की काफ़ी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। वो आप ही के सरकारी ऑफिस में काम करता था। इतना कहूँगा कि बस रात को बाहर मत निकलना, यहाँ भयानक आत्माएं घूमती हैं। कुछ भी हो जाए, रात को बाहर मत जाइएगा। इस शहर का कोई भरोसा नहीं, ये नरक है साहब। तभी कौशल ने कहा, और ठीक है ठीक है। कौशल को इन बातों से डर लगने लगा था, पर उसे ये नौकरी करनी ही थी। उसने सोचा कि 1 साल यहाँ रहकर अपना ट्रांसफ़र करवा लूँगा, और वैसे भी शायद कोई यहाँ आने को तैयार नहीं हुआ होगा, इसलिए मुझे उसकी जगह नौकरी मिल गई। रात हो गई थी। रामलाल शाम को खाना बनाकर जा चुका था। कौशल ने खाना खाया और अलमारी में अपना सामान रख आराम से बेड पर लेट गया। आसपास गहरी शांति पसरी हुई थी। उसने किताब निकाली और पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद अचानक ही बाहर धीरे धीरे बारिश शुरू होने लगी। अचानक ही लाइट चली गई। कमरे में अंधेरा हो गया। कौशल उठा और उसने खिड़की खोली। फिर से ठंडी हवाएं उसके चेहरे से आकर टकराने लगीं। कुछ बारिश की बूंदें भी उसके चेहरे पर आ रही थीं। आसपास काफ़ी शांति थी। कुछ देर तक तो वो खिड़की के पास ही खड़ा रहा कि तभी अचानक उसे मैदान में कुछ शोर सुनाई दिया।
वो शोर बच्चों का था। अरे वाह, यहाँ तो बच्चे खेल रहे हैं, मतलब आसपास और भी लोग रहते हैं। हाँ, अच्छा है, इस वीरान शहर में कुछ लोग तो नजर आए। चलो बच्चों से जाकर बात करता हूँ। उसने ठीक से उस मैदान की ओर देखा। बारिश की वजह से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर ऐसा लग रहा था मानो कई सारे बच्चे मैदान में खेल रहे हों। उसे कुछ बच्चे दिखे भी। ये देखकर कौशल काफी ज्यादा खुश हो गया। अब बारिश काफी हल्की पड़ रही थी। उसने लालटेन जलाई और उस कमरे से बाहर निकलकर फिर सीढ़ियों से उतरकर उस अंधेरी रात में वो उस मैदान की ओर उन बच्चों को देखने आगे बढ़ने लगा। कौशल धीरे धीरे उस मैदान की तरफ आगे बढ़ रहा था। बारिश अब कुछ थम सी गई थी। उसे कुछ दूर अंधेरे में कुछ बच्चे नजर आए। वो पास जाने लगा। बच्चे अब गोलाकार आकार बनाकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। कौशल लगभग उनके पास पहुंच चुका था। बच्चों, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूं? कौशल की इतना कहते ही उन बच्चों की बातें बंद हो गईं। गहरा सन्नाटा छा गया। अजीब सी शांति छा गई। कौशल उनकी तरफ देख रहा था। उसे अब तक जवाब नहीं मिला था। अब सारे बच्चे कौशल की तरफ मुड़े। अंधेरे में उनके चेहरे दिख नहीं रहे थे। कौशल ने फिर पूछा, हेलो बच्चों, मैं यहाँ नया हूँ, क्या आप मुझे अपने साथ खिलाना चाहोगे? क्या मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ? अचानक ही सारे बच्चे हंसने लगे। उनकी हंसी भयानक थी। अचानक वो हंसी चिल्लाहट में बदल गई। एक एक करके सारे बच्चे चीखने लगे। वो काफी रोने लगे, मानो उन्हें काफी दर्द हो रहा था। भयानक डरावना माहौल बन चुका था वहां पर कि तभी एक बड़ी बिजली आसमान में चमकी। उस बिजली की रोशनी के सामने जो नज़ारा कौशल ने देखा, उसे देखकर उसे बस दिल का दौरा आने से बचा ही बचा था। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो अंदर तक हिल चुका था, कांप चुका था वो। उन सभी बच्चों के चेहरे उसे साफ नजर आए। उनकी आंखों और नाक से खून बह रहा था। सभी का एक हाथ कटा हुआ था। वो रोए जा रहे थे। तभी उन सभी बच्चों ने गुस्से से चिल्लाया, यहाँ आओ, यहाँ आओ, हमें बचाओ। वे कभी हंस रहे थे तो कभी रो रहे थे। वो सब काफी भयंकर था। वो कौशल की तरफ आगे बढ़ने लगे। कौशल काफी ज्यादा सहम गया था, पर उसने हिम्मत जुटाई और वहां से तेजी से अपने घर की तरफ भागा। सभी बच्चों की आत्माएं उसके पीछे चीखते हुए भाग रही थीं। कौशल जान बचाते हुए किसी तरह सरकारी आवास पहुंचा। अपने कमरे में जाकर कमरा और वो खिड़की बंद कर दी। सारी रात बाहर आवाज गूंजती रही। कुछ देर बाद वो आवाजें बंद हो गईं। सुबह सुबह दरवाजा खटखटाने पर अचानक कौशल गहरी नींद से जाग उठा। उसने कमरे का दरवाजा खोला। सामने रामलाल था। कौशल का हाल देखकर रामलाल ने पूछा, साहब आप ठीक तो है ना? कौशल ने पिछली रात की सारी घटना रामलाल को ना बताना ही जरूरी समझा, और उसे ऐसा भी लगा कि शायद यहाँ की ऐसी वैसी बातें सुनकर उसे भ्रम हुआ होगा। वो भ्रम का मानकर खुद को ही दिलासा दे रहा था, क्योंकि कल रात की घटना तो सच में हुई थी, क्योंकि वो ये नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था। नाश्ता करके वो रामलाल के साथ ऑफिस पहुंचा। इस बार ऑफिस के रास्ते पर कहीं कहीं उसे कुछ लोग दिखाई दिए। कुछ दुकानें भी खुली हुई नजर आई थी उसे। लोग रह रहे हैं यहाँ, ये तो अच्छी बात है। हाँ साहब, बस कुछ ही लोग हैं इस शहर में, सिर्फ शाम तक ही दिखाई देंगे। किसी से बात भी नहीं करते, अपना काम करते ही घर में कैद हो जाते हैं। क्या करेंगे सर, मजबूरी है।
इस नरक में रहना पड़ रहा है, वरना रात को तो आत्माओं का खौफ है। कौशल ने रात की घटना याद करी, पर यह बोल के टाल दी कि आत्मा कुछ नहीं होता। वो काम पर लग गया। हेड ऑफिस से बात कर कुछ फाइल्स पूरी करके अब वो ऑफिस से निकल रहा था। शाम होने में कुछ समय बाकी था। अब कुछ लोग जो वहाँ रहते थे उनका भी दिखना अब रास्ते पर बंद हो गया था। दुकानें भी बंद हो चुकी थी। रामलाल सरकारी आवास पर खाना बनाने चला गया था। कौशल ने ऑफिस बंद किया। उस मैदान की ओर देखा जहां कल रात घटना हुई थी। उसके पीछे ही उसका सरकारी आवास था। वो रोड से होते हुए उसके घर की तरफ जाने लगा कि तभी एक खिलौने वाली गेंद आकर उसके सर पर लगी। उसने देखा एक 2 मंजिला इमारत की खिड़की पे कोई 6 से 8 साल की बच्ची उस गेंद की तरफ देख रही थी। कौशल ने उसे देखकर मुस्कुराया। वो भी उसे देख के मुस्कुराई। कौशल ने वो गेंद उसकी तरफ फेंक दी। वो लड़की और भी ज्यादा खुश हो गई, पर कौशल को लगा कि उस लड़की के पीछे कोई खड़ा था। शायद उसकी माँ थी, पर ठीक से नजर नहीं आ रही थी। अचानक वो खिड़की जहां लड़की खड़ी थी वो बंद हो गई। कौशल को लगा कि शायद रामलाल ने कहा था, वैसे यहाँ के लोगों को मिलना जुलना पसंद नहीं है। वो आगे बढ़ा और कमरे पर आ गया। रात को खाना खाने के बाद वो फिर से अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था। उसके मन में कल रात वाली घटना का थोड़ा डर भी था, पर उसमें काफी हिम्मत थी। उसने जाकर खिड़की खोली। हर तरफ अंधेरा और आसपास का भी सन्नाटा था। चांद की हल्की रोशनी में उसने देखा तो मैदान की तरफ उसे वो लड़की जो कौशल को दिखी थी 2 मंजिला इमारत की खिड़की पर, वो अकेली ही उस मैदान में खेलती हुई नजर आई, उसी गेंद के साथ जो कौशल ने उसे वापस दी थी। कौशल ने उसे आवाज लगाई। उस लड़की ने कौशल की खिड़की की तरफ देखा। वो मुस्कुरा उठी और हाथ हिलाने लगी। कौशल भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया कि तभी आसमान में बादल गरजने लगे। बारिश शुरू हो गई। वो लड़की काफी डर गई। कौशल ने देखा तो वो दहल उठा। वो शैतानी बच्चों की आत्माएं उस बच्ची की तरफ आगे बढ़ रही थी। हर तरफ चीखने की आवाजें आने लगी। वो लड़की डरकर अपने कान पकड़े हुए नीचे बैठ गई। कौशल जल्दी से कमरे से निकलकर उसे बचाने मैदान की तरफ भागा। उन बच्चों की आत्माएं लगभग उस बच्ची की तरफ उसे मारने आ ही गई थी कि कौशल आ पहुंचा। उसने उस डरी हुई बच्ची को उठाया और भागने लगा, पर अचानक ही उसके सामने कई सारी महिलाओं की आत्माएं, जिनके लंबे बाल चेहरे तक थे और पैर उल्टे थे, वो सभी गुस्से से रो रही थी और चीख रही थी। आसपास से भी बाकी आत्माएं आने लगी। अब कौशल और वो लड़की फंस चुके थे। बचना अब मुश्किल था। तभी कुछ भभूति जैसा उन आत्माओं पर उड़ा। वैसे ही वो आत्माएं चीखती हुई वहां से गायब हो गई। वहां एक महिला आ पहुंची जिसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसने गले में कुछ मालाएं भी डाल रखी थी। बच्ची माँ बोलते हुए उसे लपट पड़ी। उसकी माँ का नाम द्रौपदी था और बच्ची का नाम सकीरा था। द्रौपदी ने कहा, जल्दी चलो मेरे घर, आत्माएं काफी गुस्से में हैं, वो वापस जरूर आएंगी। सकीरा और द्रौपदी के साथ कौशल उनके घर आ गया। दूसरी मंजिल पर बने उनके कमरे में आए। कमरे में दीवारों पर मंत्र लिखे हुए थे और नींबू लटकाए गए थे। द्रौपदी ने कहा, मेरे मना करने के बाद भी तुम बाहर क्यों गई? वो आत्माएं तुम्हें मार देती तो? मैं पूजा में लीन थी, उसका फायदा उठाकर तुम बाहर खेलने निकल गई। हाँ, अच्छा हुआ सही वक्त पर मैं आ गई। माफ कर दो माँ, अब नहीं जाऊंगी। आप मुझे बाहर जाने नहीं देती, इसलिए आज मैं आपको बिना बताए चली गई।
बेटा, बाहर काफ़ी खतरा है, मैं तुम्हें सुरक्षित रखना चाहती हूँ। खैर, अब मत जाना कभी। और आपका शुक्रिया, आप बिना देर किए मेरी बेटी को बचाने आ गए। आप है कौन? आपको पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। कौशल ने उन्हें सारी बात बताई। आप यहाँ क्यों रह रही हैं? और ये आत्माएं आपको कैसे नहीं रोक पाई? मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि ये शहर सच में शापित है और यहाँ आत्माओं का वास है। तभी द्रौपदी ने कहा, यह हमारा घर है। मैं और मेरी बच्ची यहाँ से कहाँ जाएं? मेरे पिता एक बड़े तांत्रिक थे। मैंने कुछ विधियाँ और मंत्र सीखे थे उनसे, जो आज मेरे और मेरी बच्ची को सुरक्षित रखने में काम आ रही हैं। कौशल ने बताया, उस जहरीली गैस के हादसे के बाद ये जगह ऐसी हो गई। तभी द्रौपदी ने बोला, वो कोई हादसा नहीं था। कौशल ने बोला, मतलब? पूरे प्लान के साथ किया गया षड्यंत्र था वो। सच्चाई सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि मेरे परिवार का संबंध उस घटना से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। क्या हुआ था? क्या है सच्चाई? बताती हूँ। बात करीब 6 साल पहले की होगी। उस हादसे के कुछ ही दिन पहले की बात है। ये शहर ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर यहाँ की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री के कारण ये बहुत प्रसिद्ध था। आधे से ज़्यादा शहर के लोग वहाँ काम करने जाते थे। सभी की ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल थी। उस फैक्ट्री के मालिक, जिनका नाम करण नागर था, वे बड़े दयालु और ईमानदार किस्म के आदमी थे। वहाँ 4 दोस्त भी काम करते थे। एक अमन जो मैनेजर था, एक राजीव जो सुपरवाइजर था, एक आर्यन जो अकाउंटेंट था, और चौथा जो करण जी का काफ़ी खास और उस फैक्ट्री का सीईओ मोहित। ये चारों दोस्त इस फैक्ट्री के काफ़ी खास थे, अच्छा कमाते और उनके परिवार को भी, करण को ही कमी नहीं होने देते। पर कहते हैं ना, इंसान को सब कुछ मिल जाए फिर भी उसका पेट नहीं भरता। वैसे ही इन चारों का प्लान था कि फैक्ट्री को करण के हाथों से छीनकर अपने हाथों में ले लिया जाए और इस फैक्ट्री के मालिक बन जाएं। एक दिन चारों दोस्त फैक्ट्री में सबके जाने के बाद शराब मंगवाकर पी रहे थे और फैक्ट्री कैसे हथियाएं ये प्लान बना रहे थे। मोहित ने कहा, यार बस राह देख रहा हूं कि कब ये फैक्ट्री मेरे हाथ में आए। वो करण अपनी आधी कमाई लोगों पर लुटा देता है। अमन ने कहा, हाँ यार सही कहा, एक बार फैक्ट्री हमारे हाथ में आते ही सारी कमाई हमारी होगी। तभी राजीव ने कहा, फिर तो ऐश की जिंदगी जिएंगे, ऐश की। उसके बाद आर्यन ने कहा, लेकिन भाई ये सब करेंगे कैसे? फिर मोहित ने बताया, मैं उसकी साइन अपने तरीके से एक पेपर पर ले लूँगा। बाद में वो साइन से हम फैक्ट्री अपने नाम करवा लेंगे। आर्यन ने बोला, पर यार करण बड़ा चालाक है, बिना कुछ देखे साइन नहीं करेगा। अमन ने कहा, हाँ अगर ये प्लान फेल हो गया तो हमारा क्या होगा? मोहित ने बोला, तो हम उसे मार देंगे। ये सुनते ही थोड़ी देर तो उस जगह पर शांति हो गई। तभी मोहित ने आगे बोलना चालू करा, सोचो उसके मरने से हमें कितना फायदा होगा, करोड़ों में खेलेंगे हम उससे जबरदस्ती साइन करवा कर उसे वहीं मार डालेंगे, क्योंकि ना कोई उसकी औलाद है ना ही कोई परिवार। वो फैक्ट्री हमारी होगी। अमन ने बोला, हाँ पूरे प्लान से हम उसे ठिकाने लगा देंगे, वरना वो ये फैक्ट्री सारे मजदूरों के नाम कर जाएगा। आर्यन ने कहा, ऐसा दिखाएंगे कि उसने आत्महत्या की है और करण के खास होने के नाते वो फैक्ट्री हमारे नाम पर कर गया है, किसी को शक भी नहीं होगा। ये सब सुनते हुए
राजीव ने कहा, चलो तो एक काम करते हैं, कल इस प्लान को पूरा करते हैं। उन चारों ने शराब के नशे में करण को मारने का प्लान बना लिया था, पर उनसे एक भूल हो गई थी। ऑफिस का दरवाज़ा उन्होंने खुला रख दिया था। उसमें से जतिन नाम के एक वर्कर, जो वापस वहाँ पर अपना कुछ सामान लेने आया था, उसने उन्हें ऐसा कहते हुए सुन लिया और उनकी पूरी शूटिंग करके मोबाइल में वीडियो बना ली। उसने जाकर करण को ये वीडियो दिखा दी। करण ने उन चारों की काफ़ी बेइज्जती की। सारे मजदूरों और वर्कर्स के सामने करण ने कहा, मैंने तुम सभी को अपने बच्चों की तरह चाहा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तुमने मुझे ही मारने का प्लान बना लिया, सिर्फ इस फैक्ट्री के लिए। ये फैक्ट्री यहाँ काम करने वाले हर मजदूर की है। तुम शैतानों का यहाँ कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें पुलिस में देता, पर तुमने इस फैक्ट्री के लिए काम किया है, इसलिए छोड़ रहा हूँ। निकल जाओ मेरी फैक्ट्री से। अब भूल कर भी इस फैक्ट्री की तरफ नजरें मत उठाना। करण ने उन्हें जाने तो दिया, पर उनका अपमान बहुत किया था। शहर में भी ये बात फैल गई थी। सभी उनकी घृणा करने लगे। उन्हें कहीं काम नहीं मिला। सारा शहर उनसे नफरत करने लगा। बस इसी नफरत के कारण उन्हें अपना बदला लेना था, सिर्फ करण से नहीं, पूरे शहर से। फैक्ट्री में कुछ जहरीले गैस से केमिकल्स बनते थे। बड़े बड़े बॉयलर्स में उन्होंने बॉयलर्स को तबाह करने का प्लान बना लिया, ताकि पूरा शहर उस गैस की चपेट में आ जाए और फैक्ट्री भी तबाह हो जाए। एक दिन होली की छुट्टी के कारण फैक्ट्री बंद थी। बाहर 2 चौकीदार पहरा दे रहे थे। उन चारों ने मिलकर उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया और उन्होंने अंदर जाकर बॉयलर्स को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वो वहाँ से भागने वाले थे कि तभी वहाँ विस्फोट हुआ और वो चारों खुद ही उस बिछाए हुए जाल में फंसकर मारे गए। लेकिन इसके बाद फैक्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो गई। पूरे शहर में जहरीली गैस फैल गई और देखते ही देखते पूरा शहर तबाह हो गया। अब बस कुछ लोग ही बचे थे जो कि उस शहर में मौजूद नहीं थे उस समय, जिसमें मैं और मेरी बेटी बच गए, क्योंकि तब हम दोनों शहर से बाहर गए थे। जब लौटे तो हर तरफ मौत का मातम था। काफ़ी लोगों ने अपनों को खो दिया था। कौशल ने बताया, तुमने कहा कि इस घटना का संबंध तुमसे जुड़ा है, और वो मरे हुए लोग आत्माएं कैसे बन गए? द्रौपदी ने बताया, मोहित, जो सीईओ था वो मेरे पति थे। घटना से पहले उन्होंने हमें शहर से बाहर भिजवा दिया था। उनकी काली करतूतों का मुझे पता नहीं लगा। फैक्ट्री से निकालने के बाद उन्होंने मुझसे कहा था कि अब वो सुधर जाएंगे और दूसरे शहर जाकर ज़िंदगी जिएंगे, पर उनका शैतानी दिमाग तो लोगों को मारने का सोच रहा था। वो हैवान था। रही लोगों की आत्मा बनने की बात, तो मैं तुमसे कहा था कि मेरे पिता एक बड़े तांत्रिक थे। मेरे पिता के पास एक लाल कपड़ों में लिपटी काली शक्तियों का एक काला पत्थर था। उसके साथ एक मंत्रों की किताब भी थी, जिससे वो लोगों की मदद किया करते थे, जिसमें अच्छे बुरे मंत्र सभी थे। मेरे पिता के मरने के बाद वो सब मुझे मिल गया था। मैंने संभाल के उसे रख लिया था, पर मेरे शैतान पति ने किसी तरह वो चुरा लिया और फैक्ट्री में अपने साथ ले गया। उसने किसी तरह उस किताब से बुरे मंत्र पढ़ लिए और उन्हीं बुरे मंत्रों का प्रयोग करके उस पत्थर को फैक्ट्री में रख दिया, ताकि मरने के बाद भी इस शहर के लोगों को सुकून ना मिले और उनकी आत्माएं दर्द से चीखती रहें और भयानक स्वरूप ले लें। कौशल ने कहा, तो इन सब का कोई उपाय नहीं है? द्रौपदी ने कहा, है। अगर वो जादुई पत्थर इस फैक्ट्री से निकलकर पवित्र गंगा जल में मंत्रों के साथ भिगोया जाए तो ये शाप टूट जाएगा और सभी की आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। कौशल ने कहा, तो वो पत्थर तुम क्यों नहीं ले आते उस फैक्ट्री से? द्रौपदी ने बोला, मेरे पति
और उनके दोस्तों की शैतानी आत्माएं वहाँ किसी को उस फैक्ट्री में जाने नहीं देती। कुछ अधिकारी जब पता लगाने गए कि हादसा कैसे हुआ तो उन अधिकारियों की लाशें मिली थी। उन्हें बुरी तरह नोचकर मार दिया गया था। तब से फैक्ट्री की तरफ भी कोई नहीं जाता। मेरे पति की आत्मा शैतानी हो गई है। कभी कभी मैं सपनों में उसे महसूस करती हूँ। वो मुझे और मेरी बच्ची को उस फैक्ट्री में बुला रहे हैं ताकि हम दोनों को मारकर हमें भी उनके साथ उस फैक्ट्री में कैद कर सकें। मैं अगर अकेली गई उस पत्थर को खोजने और अगर मारी गई तो मेरी बच्ची का क्या होगा? तो क्या कोई उपाय है इस चीज से बाहर निकलने का? द्रौपदी ने बताया, उपाय है तो, मगर कोई हिम्मती इंसान चाहिए, साथ में उसके साथ कुछ लोग भी। मैं जादुई विभूति बना दूंगी ताकि उन आत्माओं को कुछ वक्त तक रोका जा सके। उन चारों की आत्माएं काफ़ी शक्तिशाली हैं। काफ़ी कम वक्त में वो पत्थर खोजना होगा। यहाँ के बाकी बचे लोग किसी से बात भी नहीं करते और मेरी बेटी और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम मोहित का परिवार हैं। इसलिए कोई इस काम के लिए हमारी मदद नहीं करेगा। कौशल ने कहा, मैं करूँगा मदद। द्रौपदी ने कहा, नहीं भैया, आप तो यहाँ के रहने वाले भी नहीं हो। अपनी जान को जोखिम में मत डालो। अच्छा होगा कि तुम इस शहर से चले जाओ। तभी कौशल ने बोला, अब ये मेरा भी शहर है, तुम बस विभूति बनाओ। कुछ लोगों का इंतजाम मैं करता हूँ। हम जाकर वो काला पत्थर ले आएंगे उस फैक्ट्री से। इस शहर को हम फिर से खुशनुमा बनाएंगे। तभी द्रौपदी ने कहा, शुक्रिया, मैं तैयारियां करती हूँ। कौशल ने साथी का जुगाड़ करना शुरू किया। उसने रिक्शे वाले मोहनदास को और अपने सरकारी आवास के सेवक रामलाल को सारी कहानी सुनाई। उन दोनों की मदद मांगी। रामलाल ने कहा, इसमें खतरा तो बहुत है साहब। कौशल ने कहा, हाँ, पर अगर तुम्हें ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए तो मेरा साथ दो, मैं ये अकेले नहीं कर सकता। मोहनदास ने कहा, हाँ हाँ, वैसे भी मर मर के तो जी रहे हैं। रात को आत्माओं की वजह से घर से निकलना तक मुश्किल है। तभी कौशल ने कहा, हाँ, अगर हम कामयाब हुए तो ये शहर को फिर से नया जीवन मिलेगा। रामलाल ने बोला, साहब, आप दूसरे शहर से आकर भी इस शहर की मदद करने को तैयार हैं तो मैं आपके साथ हूँ। हम जाएंगे उस फैक्ट्री में और उनका सामना करके उस पत्थर को ले आएंगे। मोहनदास ने बोला, हाँ हाँ, मैं भी चलूँगा आपके साथ। हम इस शहर को फिर से खुशहाल बनाएंगे। थोड़ी देर में वो सब निकलने वाले थे। द्रौपदी ने काफ़ी सारी विभूति बना ली थी। मैं भी चलती हूँ तुम सबके साथ। इस बार हमें वो पत्थर लाना ही होगा। ये बात सुनते ही कौशल ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं चलोगी हमारे साथ। तुम अपनी बेटी का ध्यान रखो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो कैसे जिएगी? द्रौपदी ने कहा, मुझे पता है, पर मैं भी मदद करना चाहती हूँ। तभी उसकी बेटी वहाँ पर आई और उसने कहा, मैं भी करना चाहती हूँ मदद। तभी कौशल ने कहा, वाह बेटा, आप भी अपनी मम्मा की तरह बहादुर हो, पर मैं संभाल लूँगा। उस पत्थर को ले आऊँगा। द्रौपदी, तुम तो हमारी मदद कर रही हो। तुम अपने पति द्वारा किए गए गलत कामों को सही करने में लगी हो। इस शहर की मदद करने ही तुम यहाँ रह रही हो, जबकि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो चुका है। तुम दोनों बस भगवान से प्रार्थना करना कि हमारा काम सफल हो जाए। तभी द्रौपदी की बेटी ने कौशल को गले लगा लिया। उसे कौशल में अपनापन नजर आता था। द्रौपदी ने कहा, ठीक है, तुम सभी अपना ख्याल रखना। ज़्यादा खतरा लगे तो बिना देरी किए अपनी जान बचाकर बाहर निकल आना। कौशल ने कहा, ठीक है। सारी तैयारियां हो गई थीं। सबने विभूति अपने पास रख ली थी। मोहनदास की रिक्शा में तीनों फैक्ट्री जाने लगे। शाम हो गई थी। वो तीनों फैक्ट्री के पास पहुंचे। फैक्ट्री जली हुई हालत में थी। काफ़ी भयानक लग रही थी।
और काफ़ी बड़ी थी। बाहर रिक्शा लगाकर तीनों सावधानी से आगे बढ़े। जैसे ही वो फैक्ट्री के द्वार के पास पहुंचे, वैसे ही एक लोहे का सरिया उन पर आकर गिरा। सही वक्त पर तीनों पीछे हट गए। संभाल के, ये तो बस शुरुआत है, कौशल ने उन्हें बताया। फैक्ट्री के अंदर काफ़ी अंधेरा था। तीनों ने टॉर्च जलाई। फैक्ट्री काफ़ी बड़ी थी, इसलिए तीनों ने फैसला किया कि वो अलग अलग जाकर उस पत्थर को खोजेंगे। कौशल ने कहा, भभूति हाथ में ही रखना, ज़्यादा खतरा होने पर चिल्ला देना, हम बाकी मदद को आ जाएंगे। सबने इशारे से मुंह हाँ में हिलाया। तीनों अब अलग अलग हो गए, उस पत्थर को खोजने लगे। तीनों एक दूसरे से काफ़ी दूर थे, क्योंकि वो फैक्ट्री काफ़ी विशाल थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी वो फैक्ट्री। रामलाल एक कमरे के सामने आया। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। वो कमरे के अंदर छानबीन करने लगा। उसे ऐसा लगा मानो कोई उसके पीछे है। उसने भभूति उस तरफ फेंकी। किसी के चीखने की भयंकर आवाज आई। वो आवाज पूरे फैक्ट्री में गूंज उठी। उस आवाज से रामलाल दहल उठा। फिर उसने खुद को संभाला और कमरे में छानबीन करने लगा। तभी एक भयानक हंसी उसे सुनाई दी, जो कमरे के अंदर से ही आई थी। उसका दिल ये सुनकर जोरों से धड़कने लगा। उसे पसीना आने लगा। उसने टॉर्च को उस हंसी वाली आवाज़ की तरफ किया। इसके बाद उसने जो देखा वो सुन पड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा। वहाँ जमीन पर कोई मोहनदास भी डर के मारे चिल्ला नहीं पाया। इस तरफ कौशल भी पत्थर की खोज में लगा हुआ था। अचानक ही उसके पैर को किसी चीज से टक्कर हुई। उसने टॉर्च उस चीज की तरफ घुमाई। वो चीज कुछ और नहीं, वही काली शक्तियों वाला पत्थर था। कौशल को वो पत्थर मिल चुका था। वो जोरों से रामलाल और मोहनदास को चिल्लाकर अपने पास बुलाने लगा, पर उसकी आवाज सिर्फ फैक्ट्री पर गूंज रही थी। उसे रामलाल और मोहनदास की कोई आवाज नहीं आई। वो थोड़ी देर चुप रहा। अचानक ही उसे ऊपर से रामलाल और मोहनदास की चीखने की आवाजें आने लगी। कौशल ने टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई। वो सामने का नजारा देखकर सहम गया। ऊपर दो भयानक प्रेत खड़े थे, दोनों ही दिखने में एक भयानक शैतान, और उनका पूरा हुआ जला हुआ शरीर इतना जला हुआ
कि जिसमें से खाल टपक रही थी और उसी जले हुए शरीर पर मकड़ियाँ चल रही थीं। आंखें उनकी मगरमच्छ की तरह डरावनी और उनकी जली हुई चमड़ियाँ शरीर से कट कर लटक रही थीं। अब वो ऊपर चिपके दोनों प्रेतों को भी उनके हाथों में जकड़े रामलाल और मोहनदास को लिए हुए उन नीचे खड़े प्रेतों के पास आ गए। वो चारों वही दोस्त थे जो प्रेत बन के इस फैक्ट्री में अभी भी मौजूद थे। कौशल ने बिना देर किए भभूति उनकी तरफ फेंकी, पर तेज हवा आती हुई उसकी भभूति वापस उसी की तरफ आ गई। तभी मोहित प्रेत चिल्लाया, तुम हमें मारना चाहते हो? वो पत्थर हमारी आत्माओं की जिंदगी है, उसे हम तुम्हें यहां से ले जाने नहीं देंगे। ये फैक्ट्री हमारी है। तभी कौशल ने कहा, जो काम तुमने किया है पापी, तुम्हें तो आत्मा के रूप में भी जीने का हक नहीं है। मोहित ने कहा, तेरी बोटी बोटी हम खा जाएंगे। तभी वहां खड़े एक प्रेत ने हमला किया। कौशल भभूति फेंक ही पाता, तब तक उस प्रेत ने कौशल को जकड़ लिया। अब तीनों साथी उस प्रेत के हाथों में थे। मोहित ने कहा, मार दो इनको और इनका मांस नोच कर खा जाओ। जैसे ही प्रेत उन्हें मारते, तभी भभूति आकर उन प्रेतों पर गिर पड़ी। उसके दर्द से प्रेत उन तीनों को छोड़कर पीछे हट गए। वहां द्रौपदी और उसकी बेटी उनकी मदद के लिए पहुंच गई थी। दोनों माँ बेटी बड़ी हिम्मत दिखा रही थी। द्रौपदी अपने साथ गंगाजल भी लेके आई थी। मोहित, अब तुम्हारी शैतानी ताकत खत्म होगी और तुम्हारे पापों की सजा मिलेगी तुम्हें। कौशल, वो पत्थर मुझे दो। कौशल जल्दी से उस पत्थर को लिए द्रौपदी के पास पहुंचा। चारों प्रेत उन्हें मारने आगे बढ़े, पर रामलाल और मोहनदास ने जल्दी से भभूति ली और उन प्रेतों पर डाल दी और उन्हें रोक दिया। तब तक कौशल ने वो पत्थर गंगाजल में डाल दिया। तभी द्रौपदी कुछ मंत्र बड़बड़ाई और देखते ही देखते वो चारों प्रेत जलने लगे और जलकर भस्म हो गए। सारे शहर में चीखें गूंज उठी। फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। पूरा का पूरा शहर आत्माओं से मुक्त हो गया। द्रौपदी ने सबका आभार माना। आखिरकार शहर इस नरक की दुनिया से बाहर निकला। अब शहर में फिर से खुशियां लौट आई थीं। अब सारे के सारे लोग रात को बाहर निकल रहे थे। वहाँ की जिंदगी अब फिर से अच्छी हो रही थी। अब बाहर से भी लोग वहाँ रहने आ रहे थे। ट्रेन भी अब मोहनदरा स्टेशन पर रुकने आ गई थी। बाकी बचे सारे लोग अब खुश थे। कौशल और उसके साथियों ने भी लोगों को समझाने में मदद करी। अब सब कुछ सही था। कौशल वहीं नौकरी करता रहा। कुछ साल बाद उसने द्रौपदी से शादी कर ली और उसकी बेटी का एक पिता की तरह ख्याल रखने लगा। आशा करता हूँ आप सभी को कहानी अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इस कहानी को शेयर करो। राजीव, लंबी ड्राइव हो जाएगी, तुम अकेले हो। कल अर्ली मॉर्निंग निकल जाना, शाम तक पहुंच जाओगे। और रात को जंगल से अकेले खतरनाक हो सकता है, समझे? इसलिए सोच कर ही मत निकलना वहां से। हम सब तो है ना यहाँ पर, चिंता मत करो। पिताजी को आए हार्ट अटैक की खबर से दुखी और घबराए राजीव को ढांढस बंधाते हुए फोन पर काका जी राजीव को समझाए, नहीं काका जी, नहीं, मेरे लिए रात गुजारना कठिन कठिन हो जाएगा। माँ की हालत क्या हो रही होगी मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। मैं नहीं रुक सकता यहाँ पर। ये कहकर राजीव ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और निकलने की तैयारी करने लगा। बिहार से नागपुर, इतनी दूरी तक का सफ़र उसने कार से तय करने का सोचा और वो निकल पड़ा। रास्ते में बड़े हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करके उनके चरणों के सिंदूर से माथे पर तिलक और पचरंगे कलवावे से रक्षा सूत्र बंधवा कर और साथ ही साथ थोड़ा सा सिंदूर पिताजी के लिए कागज में रखकर उस सिंदूर की पुड़िया को कार के डैशबोर्ड में रख लिया।
और वो वहां से निकल गया। लगभग 12 बजे होंगे जब उसकी कार घने जंगलों से होते हुए गुजर रही थी। बारिश का मौसम होने के कारण चारों ओर गहरे सन्नाटों को चीरती तरह तरह के जानवरों और झिंगुरों की आवाजें काफी तेज तेज सुनाई दे रही थी। और साथ में साए साए चलती हवाओं के झोंके से हिलते डुलते पेड़ों के साए भूत प्रेत से भयानक प्रतीत हो रहे थे। दिन के उजाले में जो हरियाली मन को मोह रही थी, वही रात के स्याह अंधकार को और भी खौफनाक बना रही थी। पिताजी की चिंता में डूबे राजीव ने कार की स्पीड बढ़ा दी। कार अब उस घने और खौफनाक जंगल के बीच बह रही एक नदी पर बने पुल के ऊपर से गुजर रही थी, जो बरसात के पानी से उफनती हुई भयानक गर्जना करती हुई बह रही थी। ये रात के करीब 1:30 से 2 बजे का समय होगा कि पुल के बीचों बीच खड़ी 3 परछाइयों पर नजर पड़ते ही राजीव ने एकदम से कार में ब्रेक लगाई। तेज गति से दौड़ रही कार एकदम से मारे गए ब्रेक से चूं की आवाज के साथ झटके से रुक गई। कार रुकते ही राजीव ने देखा एक नौजवान युवक बहुत ही खूबसूरत युवती का हाथ थामे एक वृद्ध व्यक्ति के साथ खड़ा होकर कार रोकने की कोशिश कर रहा है। बारिश के मौसम में ऐसे घने सुनसान जंगल के खौफनाक माहौल में राजीव कुछ डर गया था। अरे भैया, रोकिए, अरे रोकिए ना, हम मुसीबत में हैं। ये मेरे पिताजी और मेरी छोटी बहन है। हम पास के गांव में रहते हैं। ये होशियारपुर में आ रहे थे तो उधर घने जंगल के पास हमारी कार खराब हो गई। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप हमको गांव की सीमा पर छोड़ देंगे। वह हमारी कोठी है। देखिए मेरे पिताजी कितने बूढ़े और बीमार हैं। इस सुनसान और खौफनाक जंगल में जंगली जानवरों की बहुत याद है। और यहाँ से यकायक यदि कोई गाड़ी नहीं मिली तो हमारा क्या होगा? कृपया करके हमारी सहायता कीजिए। आपकी बहन और पिताजी को पीछे बिठाकर आप मेरे साथ आगे बैठ जाइए। राजीव ने एक नज़र उस वृद्ध पर डाली और अपने पिताजी को याद करके भावुक हो उठा। उसने उन तीनों को कार में बैठने का निश्चय करके युवक से कहा। दोनों को पीछे की सीट पर बैठाकर युवक ने जैसी आगे की सीट पर बैठने के लिए अपने पैर आगे बढ़ाए, उसको जैसे बिजली का झटका लगा हो और वो एकदम से पीछे हट गया। मैं भी पीछे ही बैठ जाता हूँ, ये कहकर वो तीनों पीछे बैठ गए और राजीव ने कार स्टार्ट कर दी। हमारी बहन के लिए हमको आपके जैसी होनहार लड़के की तलाश थी। देखिए कैसे सहयोग की हमारी जाति भी एक ही निकली। बातों बातों में राजीव से सब जानकर युवक ने आत्मीयता से कहा। राजीव ने पीछे पलटकर उस खूबसूरत युवती को देखा जो राजीव को देखकर मुस्कुरा रही थी। राजीव उसके रूप सौंदर्य पर मुग्ध उठा, या उनकी मीठी मीठी बातों ने उस पर कोई मोहिनी फेर दी थी। वो उनकी बातों के जाल में उलझता ही चला जा रहा था। पिताजी गांव के जाने माने वैद्य हैं, आप हमारे साथ चलिए। वो आपके पिताजी के लिए ऐसी अचूक दवा देंगे कि वो पलक झपकते ही उठ बैठेंगे। युवक ने कहा। हाँ भाई, ये भी ठीक रहेगा कि आप लोगों को छोड़ना भी हो जाएगा और पिताजी के लिए दवा भी लेता आऊंगा। मन ही मन उस सुंदर रूपवती युवती ने रिश्ता जोड़ने के ख्याली पुगाव पलाते हुए राजीव ने गदगद भाव से कहा।
रिंग से टकरा जाने के कारण राजीव बेहोश हो गया। सुबह जब उसको होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में गांव वालों से घिरा हुआ पाया। साहब, जाने कौन सी दैवीय शक्ति आपके साथ थी जो आप बच गए। सारी बातें सुनकर गांव वालों ने जो किस्सा सुनाया वो सुनकर राजीव भय से कांप उठा। कुछ सालों पहले कार एक्सीडेंट में मारे गए वो तीनों अब शैतानी रूह बनकर खौफनाक घने जंगल से गुजरते राहगीरों को लिफ्ट मांगने के बहाने रोककर उनको अपना शिकार बनाकर उनका खून पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। बाद में उन अभागे राहगीरों की कटी फटी विवस्थ लाशें मिलती थीं। इसलिए रात के समय आसपास के लोग उस जंगल से नहीं गुजरते थे। राजीव समझ गया कि उसके माथे पर लगे हनुमान जी के सिंदूर और हाथ में बंधे रक्षा सूत्र के साथ साथ हनुमान चालीसा ने उन शैतानी खतरनाक रूहों से उसको बचा लिया था। कार के स्टीयरिंग पर बनी माता की चुनरी और डैशबोर्ड में रखे हनुमान जी के सिंदूर से भयभीत होकर युवक के रूप में वो शैतानी रूह आगे की सीट पर बैठने का साहस नहीं कर पाई थी। इस खौफनाक हादसे को याद करके राजीव आज भी कांप उठता है तथा कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो बिना हनुमान चालीसा के या बिना हनुमान जी के सिंदूर का तिलक लगाए वो घर से नहीं निकलता है। रात के खामोशी भरे सन्नाटे और स्याहे अंधेरे में डूबे पुराने कब्रिस्तान में ताजी दफनाई गई कब्रों पर जलती हुई एक आध मोमबत्तियों की रोशनी में ढूंढ हो चुके सूखे पेड़ों की परछाई कब्रिस्तान की सूखी बड़ी बड़ी घास पर यूं दिखाई पड़ रही थी जैसे कब्रों में दफन मुर्दे गलबिया डाले घूम रहे हों। उस कब्रिस्तान का बूढ़ा चौकीदार कब्रिस्तान के बाहर बनी अपनी झोपड़ी में बीड़ी सुलगाकर सुट्टा लगा रहा था। कब्र खोदने और मुर्दों को दफन करते हुए उसको यहाँ करीब 15 साल के ऊपर हो गए थे। वैसे तो यहाँ बरसों से शांतियों से मुर्दे सो रहे हैं और इन सोते हुए मुर्दों से उसे कभी भय नहीं हुआ या कभी डर नहीं
वहाँ पे चौकीदार ने वापस उस कब्र की तरफ टॉर्च की रोशनी फेंकी तो बेहकांत हो उसकी टांगे जोर जोर से हिलने लगी। एक बिना धड़ की लाश जिसका एक हाथ और एक पैर भी नहीं था वहां पड़ी हुई थी। उसने देसी दारू से मुंह लगाई और गटगट पी गया। जाने कब उसकी आंखें लग गईं। सुबह उठने पर वो उस कब्र पर गया जहां रात उसने वो कटी पटी बिना धड़ की लाश और किसी को बैठे देखा था। ये कोई नई कब्र थी जो उसकी अनुपस्थिति में दफनाई गई थी। तभी चौकीदार की नजरें बड़ी बड़ी लाल चींटियों की लंबी कतार पर पड़ी जो कब्र के अंदर घुस रही थी। रात का दृश्य याद आते ही उसके बदन में डर से झुरझुरी हो गई। अब उस चौकीदार ने अपने बदले वहां रहे उस दूसरे चौकीदार से पूछा तो उसने कुछ सोचते हुए बताया कि जहां तक मुझे याद है इस बीच तो कोई मुर्दा नहीं आया था। भयभीत सा चौकीदार किसी अनहोनी की आशंका से कांपता पुलिस चौकी गया। वहां के टीआई को सब बताकर सहायता मांगी। पहले तो टीआई ने रिपोर्ट लिखने से मना किया, फिर ना जाने क्या सोचकर वो बोला, ठीक है रात को चलता हूं, देखते हैं क्या रहस्य है कब्रिस्तान का। दोनों रात गहराने की प्रतीक्षा करने लगे। रात के दूसरे पहर कब्रिस्तान का डरावना और सड़ावना ठंडा वातावरण और ज्यादा गहराता जा रहा था। और ठीक उसी समय उस बच्ची की हंसने की आवाज आने लगी। दोनों ने छिपकर जो देखा वो देखकर दोनों का खून जम गया। ठंड की सिरन भरी लहर में उनकी रगों में एक गर्मी दौड़ गई। सामने का दृश्य दिल दहला देने वाला था। कब्र खुली पड़ी थी और उस खुली हुई कब्र में टुकड़े टुकड़े में कटी हुई लाश यानी कि तीन तीन लाश पड़ी हुई थी। उन लाशों के कटे हुए सिर के बाल पूरी तरह गल चुके थे। लाशों के सभी कटे हुए टुकड़ों के गले हुए मांस से कीड़े बिलबिला रहे। सच्ची घटना है, ये मुंबई की घटना है। अब सुनिए बच्ची ने क्या बताया। उसके भाई की शादी हुई। नई नवेली भाभी आई जो उसकी मम्मी को फूटी आंख ना भाती। भाई भी ज्यादा दहेज ना मिलने के कारण भाभी को मारता पीटता। जल्द ही दोनों माँ बेटे ने
दूसरी शादी की योजना बना ली। वो जुलाई की दोपहर थी। मैं स्कूल से आकर टीवी देख रही थी। उस दिन सुबह से ही मूसलाधार पानी बरस रहा था। भाभी किचन में खाना बना रही थी। तभी मुझे भाभी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं दौड़ कर गई और मैंने देखा कि मम्मी और भाई लंबे चाकू से भाभी को मार रहे हैं। लहूलुहान भाभी तड़प तड़प कर भागने की कोशिश कर रही हैं। फिर वो मर गई और दोनों ने भाभी के टुकड़े टुकड़े करके वॉश बेसिन के नल में भाभी की लाश के टुकड़ों को धोकर बोरे में भर के और वहाँ पर जो उसके खून वून के कपड़े वपड़े पड़े थे उन सबको उठाकर बाल्टी में अच्छी तरह से धोकर घर के पीछे फेंक दिया और लाश के टुकड़ों से पूरे के पूरी तरह भरे उस बोरे को ले जाकर आधी रात के समय कब्रिस्तान में दफना दिया। मैं ये सब देखकर बहुत डर गई। उसके 2 दिन बाद से हर रात को मेरे सपने में भाभी की लाश दिखती। वो मुझे उठाकर कब्रिस्तान लाती और फिर मैं वहीं बैठकर सुई से भाभी की लाश के टुकड़ों को सिलती। एक एक कर सारे टुकड़ों को जोड़कर मैंने भाभी की लाश पूरी सिल दी। ये बताते हुए उस बच्चे के चेहरों पर अजीब सी दहशत थी। उसने आगे कहा, रात को मैंने देखा कि भाभी की लाश जो मैंने सिल दी थी वो आई और मम्मी के ऊपर चढ़ के बैठ गई। मम्मी को नोच नोच कर उनके बहते हुए खून को पीने लगी। उसके बाद उसने भाई को भी मार डाला और नोच नोच कर दोनों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। वो मुझे बुलाती है। हर रात को मैं जाती हूँ कब्रिस्तान में, वहाँ मम्मी और भाई की लाश को सिलती हूँ, लेकिन वो अगले दिन फिर उनके टुकड़े टुकड़े कर डालती है। भाभी और मैं, हम दोनों हंसते हैं, खूब हंसते हैं और फिर उनको सिलते हैं लंबी सुई से। और आएगी भाभी, आ गई, आएंगी, ले जाएंगी रात को मुझे ले जाएंगी मुझे बहुत सारी सिलाई करनी है मुझे, बहुत सारी सिलाई करनी है। बच्ची हंसती गई, हंसती गई। उसका मेंटल अस्पताल में बहुत इलाज कराया, पर जाने कैसे वहाँ से वो भाग निकली और उसी कब्रिस्तान में अपनी भाभी की कब्र के ऊपर मृत पाई गई। उसके हाथों में बोरे सिलने वाली लंबी सुई थी, जिसके छेद में सूखी हुई आंतड़ियों पिरोई गई थी। आधी रात को रहस्यमयी चीखें और हंसी की आवाज़ें अजीब सी फुसफुसाहटों और ससराहटों को अपने भीतर लिए वो कब्रिस्तान बिल्कुल वीरान पड़ा रहता है। अब वहाँ मुर्दों को दफनाने भी कोई नहीं चाहता। दोस्तों, इस कहानी के एंड में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इसमें जो ये किस्सा था, ये लड़की सही में एक साइकोलॉजी की पेशेंट थी, ठीक है, एक दिमाग की पेशेंट थी। इसने ये जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उन्हें बताया था ये सब कि ऐसा ऐसा होता है। एंड रियलिटी में जैसा इन्हें बताया था वैसा हुआ भी था। बट इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये पुख्ता सबूत नहीं है। ये केस दर्ज तो है बट पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें भूत प्रेतों पर कोई यकीन नहीं करता और सिर्फ एक दायरे में रखा जाता है इन सब चीज़ों को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लोगों ने बचपन से ही दुर्गा को काली माता के मंदिर में छोटी सी बच्ची से बड़े होते हुए देखा था। कहते हैं 17 साल पहले नीरव रात्रि के तीसरे पहर वो एक फूलों की डालियों में काली मंदिर के पुजारी को मिली। कई दिनों तक जब उसे कोई लेने नहीं आया तो कोई संतान ना होने की वजह से पुजारी राजवीर, जिनका कि विवाह भी नहीं हुआ था, उन्होंने दुर्गा को काली माता का प्रसाद समझ लिया। और इस तरह दुर्गा वही मंदिर में अपने बाबूजी की तरह माता की सेवा करती। स्कूल की पढ़ाई के साथ ही साथ वो पुजारी जी से माँ काली की उपासना और साधना करने की शिक्षा ग्रहण करती। राजवीर जी बूढ़े हो चले थे। अब तो सिर्फ मंदिर में दुर्गा ही अब माँ काली की सेवा और शुश्रूषा करती। आरती पूजा अर्चना
इन सब के करने के साथ ही माँ का इतना मनमोहक सिंगार श्रृंगार करती कि लोग उन्हें देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते। ऐसा ही एक दिन दुर्गा मंदिर में काली माँ की आरती के पश्चात ध्यान में बैठने जा रही थी कि तभी उसने देखा कि एक लड़की जो देखने में बिल्कुल सेम दुर्गा की हम उम्र थी और वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर रही थी। उसने अपने चेहरे पर दुपट्टा लपेट रखा था। उसके शरीर पर जमे मैल और कपड़ों से प्रतीत होता था मानो महीनों से उसने स्नान नहीं किया हो। हाथ पैरों के नाखून बढ़ रहे थे जिनके अंदर काला मैल भरा हुआ था। पहली दृष्टि तो दुर्गा को यही लगा कि कहीं कोई भिखारन होगी जो भीख के लालच में मंदिर के भीतर घुस आई है। दुर्गा ने प्रश्न भरी नजरों से उस लड़की को देखा। अरे अरे सुनो, तुम्हें क्या चाहिए? दुर्गा ने उससे पूछा। मैं काली माता की साधना करती हूँ और यहाँ साधना करने आई हूँ, वो बोली। अरे बेटा, तुम दिखती तो समझदार हो। क्या क्या तुम नहीं जानती कि मंदिर में बिना स्नान किए नहीं आना चाहिए? तुम्हारे वस्त्र देखो कितने मैले कुचले हो रखे हैं। वहीं पर महाकालेश्वर को जल से अभिषेक कर रही एक बुजुर्ग महिला ने उस लड़की को कहा। तभी दुर्गा ने पूछा, तुम कौन हो?" उस लड़की ने बताया, "राधा, आई एम राधा। आई बिलोंग टू एन एजुकेटेड एंड कल्चरल फैमिली, ओके?" फर्राटेदार इंग्लिश में उसको बोलता देख वहां खड़े दर्शनार्थी दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। दुर्गा भी उस मैली कुचली सी लड़की को ऐसे इंग्लिश में बोलते देख अब पक देखती रह गई। वो लड़की आगे बढ़कर मंदिर के कोने में आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में बैठ गई। अचरज से उसको देखती हुई दुर्गा भी अपना आसन बिछाकर ध्यान करने लगी। दुर्गा काली माँ का ध्यान करने के पश्चात जब आंखें खोलती है तो वो लड़की जिसने अपना नाम राधा बताया वहीं पर बैठकर आंख बंद कर कर अस्पष्ट आवाज में कुछ बुदबुदा रही है। उसका चेहरा दुपट्टे से ढका होने की वजह से दुर्गा को सिर्फ उसकी आंखें दिख रही हैं। राधा ने दुपट्टे को सर के ऊपर से लेकर पूरे मुंह को ढक रखा था। दुपट्टे के नीचे से कंधे तक झूलते उसके लंबे बाल शायद बेहद गंदे व कंघी नहीं करने के कारण किसी जटाजूट लटों से दिख रहे हैं। कौन होगी ये लड़की? बोलचाल से तो पढ़ी लिखी लगती है, लेकिन भिखारन सा वेश धरा क्यों है इसने? मंदिर में भक्तों के बिखेरे हुए धूपबत्ती और अगरबत्ती के पैकेट को समेटते हुए दुर्गा मन में सोच रही थी। दुर्गा, ओ दुर्गा बेटी! बाबूजी की पुकार सुनकर दुर्गा मंदिर के बगल में ही बने अपने घर के भीतर चली गई। लौटकर वापस आने पर देखा राधा मंदिर की जालियों से आ रही धूप में खड़ी हुई है। दुर्गा ने ध्यान से राधा की तरफ देखा। उसने चितकबरे से कलर का लोअर और पतली सी टी शर्ट पहन रखी थी जिनसे बदबू आ रही थी। वो जनवरी की बेहद सर्द सुबह थी और राधा ने पुराने और फटे हुए कपड़े पहन रखे थे जिसकी वजह से उसे ठंड होने का बहुत ज़्यादा खतरा था, क्योंकि बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और शायद इसी वजह से वो जालियों से टिककर खड़ी गुनगुनी धूप से अपने कपकपाते शरीर पर गर्माहट लाने का प्रयास कर रही थी। राधा की दृष्टि भी जैसे दुर्गा पर पड़ी, वो निगाहों ही निगाहों में मुस्कुरा दी। कुछ खाने को मिलेगा? राधा ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं? दुर्गा ने काली माँ के भोग में से हलवा पूड़ी निकालकर एक दोने में रख राधा की तरफ बढ़ा दिया। दुर्गा ने देखा राधा की बड़ी बड़ी और खूबसूरत आंखें हैं। राधा ने अपने मैल जमे गंदे हाथों से दोना पकड़ लिया और बाहर निकल के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर खाने के पश्चात वहीं लगे प्याऊ से पानी पीकर दुर्गा की तरफ कलाने का इशारा करके चल पड़ी। अरे, ये तो नंगे पाँव जा रही है।
दुर्गा ने मन ही मन बोला। राधा अपने आप में काफी रहस्यमयी थी। दुर्गा के मन की जिज्ञासा उसके इस रहस्यमयी और समझ ना आने वाले नेचर को जानने का पूरा प्रयास कर रही थी, और वो चाहती थी कि वो राधा को और जाने। रह रहकर वो बस राधा के बारे में ही सोच रही थी। अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे ही राधा बगैर नहाए, नंगे पांव, उन्हीं मैले कपड़ों में, ठंड से ठिठुरती मंदिर में आकर जालियों के पास धूप को ढूंढती ठीक कर खड़ी हो गई। जय माता दी राधा, ठंड लग रही है? उस तरफ धूप 9 बजे तक आती है। धूप में खड़ी होना चाहो तो बाहर सीढ़ियों पर आ जाओ। दुर्गा ने मुस्कुराकर कहा। जय माता दी, प्रत्युत्तर में राधा भी दुपट्टे के अंदर से मुस्कुराई। नहीं, ठंड उतनी नहीं लग रही है, हमारी साधना में ये सब गौण होता है, वो बोली। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम ऐसी कौन सी साधना कर रही हो जो बिना स्नान नदी के मैले वस्त्रों में इतने अपवित्रता के साथ की जाती है? मैंने तो माँ काली की ऐसी किसी साधना के बारे में नहीं सुना। दुर्गा ने उत्सुकता के साथ पूछा। अरे ये शमशान साधना होती है, तांत्रिक साधना भी कह सकती हो इसे। कुछ देर की चुप्पी के बाद राधा ने धीरे से कहा। क्या चाहिए? पुजारी जी ने पूछा। वो दुर्गा की याद जानते थे कि अगर वो चुपचाप आकर उनके करीब बैठ जाए, इसका मतलब उसको कुछ चाहिए होता। वो मुंह से ना बोलकर बस खामोशी से बाबूजी के पास आ जाती। नहीं बाबूजी, कुछ नहीं चाहिए, दुर्गा ने कहा। अरे तुम्हारे बचपन की आदत है बेटी, बताओ क्या बात है? पंडित ने दुर्गा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। बाबूजी, क्या माता जी की पूजा अपवित्र होकर बिना स्नान किए भी की जा सकती है? ये शमशान साधना क्या होती है? दुर्गा ने राधा के बारे में बाबूजी को बड़ी गहराई से बताया। बेटी, साधना कई प्रकार की होती हैं। एक तो वो जो तन मन का शुद्धिकरण करके माँ के सौम्य स्वरूप का ध्यान करके पवित्र स्थलों पर की जाती है। जैसे कि ये मंदिर है, यहाँ पर तुम जो ध्यान करती हो पवित्र होकर, वो एक पवित्र साधना है। ठीक है, जो मैं या फिर दूसरे गृहस्थ करते हैं। ये सबसे सरल साधना होती है।
इसी का दूसरा रूप है जो कि साधक किसी पवित्र या फिर एकांत स्थान जैसे कि पर्वत या तीर्थ स्थल पर करते हैं, जिसमें उनकी कुंडलिनी जागृत होती है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, उन्हें जगाने के लिए माँ के ध्यान करा जाता है। ये 2 साधना हो गई, लेकिन इन सब से हटके एक साधना ऐसी भी होती है जिसे अघोरी लोग करते हैं, जो कि संसार से विमुख होकर शमशान में रहकर माँ को प्रसन्न करने के लिए साधना करते हैं। शमशान साधना में शवपीठ की पूजा करके साधना करी जाती है, और साधक शव साधना शमशान में शव के ऊपर खड़े होकर करते हैं। इस साधना के मूल में माँ काली का शिव के ऊपर पैर रखकर खड़ा रौद्र रूप होता है। बेटी, अघोरी शिव को कहा जाता है। ये अघोरी साधु गौ मांस छोड़कर सब प्रकार के मांस का भक्षण करते हैं। ये मरे हुए व्यक्ति का मांस भी खाते हैं और मल भी खाते हैं, जिससे सामान्य मनुष्य घृणा करते हैं। अघोरी उन सभी को अपनाते हैं। बाबूजी, ये तो बड़ी कठिन साधना है। दुर्गा बड़े चौकन्ने से सब सुन रही थी। हाँ बेटी, कोई नॉर्मल इंसान ये साधना नहीं कर सकता, क्योंकि कई साधक इस साधना का प्रयोग बुरी शक्तियों को पाने के लिए भी करते हैं। सिद्धियां अगर मानव भलाई के लिए प्राप्त की जाएं तो शुभ फल प्रदान करती हैं, और अगर इन सिद्धियों का दुरुपयोग किया जाए तो विनाशकारी साबित होती हैं। इसके अलावा सच्चे और झूठे का भी भेद भी पता होना चाहिए। आजकल लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर झूठे और ढोंगी बाबाओं की भी कमी नहीं है, बाबूजी ने कहा। उसके बाद दुर्गा ने पूछा, बाबूजी, राधा तो उम्र में मुझसे छोटी ही होगी, उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की इन सब के चंगुल में कैसे फंस गई? बिटिया, यदि कल वो आती है तो तुम उससे उसके माता पिता और परिवार के बारे में पूछना, शायद कुछ जानकारी मिले। मैं पूछूंगा तो क्या पता वो यहाँ आना ही बंद कर दे। जी बाबूजी, मैं पूछ लूंगी। अगले दिन दुर्गा ने सुबह काली माँ की पूजा करने के बाद आरती कर ली। राधा आज अभी तक आई नहीं थी। दुर्गा का आज ध्यान में मन नहीं लग रहा था। उसका मन तो राधा में अटका हुआ था। तभी दूर से राधा धीरे धीरे आती हुई दिखाई दी। थोड़ा करीब आने पर दुर्गा ने देखा कि उसके पैर से खून बह रहा है, जिसके कारण वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। जय माता दी राधा, क्या बात है? आज तो तुम्हें देर हो गई आने में, और ये पैर में कैसे लग गई? दुर्गा ने पूछा। कुछ नहीं यार, जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ सुबह सुबह काफी ज्यादा अंधेरा होता है, क्योंकि वहाँ सूरज की रोशनी थोड़ी देर में पहुंचती है। और जैसे ही मैं उठी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों के सामने एक भयानक जीव है जो मुझे देखकर हंस रहा है। उसके दांत उसके दोनों अंगाड़ों से बाहर थे, और उसकी आंखों से रक्त निकल रहा था, और वो मेरे ऊपर ही था। वो मेरे चेहरे के बिल्कुल सामने था। उसे देखकर मेरी डर से हालत खराब हो गई। ये सब सुनकर दुर्गा थोड़ा थोड़ा अटपटा सी गई। उसने बोला, अरे राधा, ये तेरा वहम होगा, क्योंकि तू बिल्कुल भी नहाती नहीं है और तू शमशान साधना भी कर रही है। तो हो सकता है कि उसके फलस्वरूप कुछ ऐसा हुआ होगा जो तेरा मन तेरे को डरा रहा है, क्योंकि साधना में तो ऐसा होता ही है। उसने कहा, हाँ ये भी हो सकता है। अब वो दर्द को पीती हुई जबरन मुस्कुराई। उसके बाद राधा वही ध्यान की मुद्रा में बैठ गई। दुर्गा महसूस कर रही थी कि राधा ध्यान करने के बहाने आने जाने वाले दर्शनार्थियों को चुपके से थोड़ी आंखों खोलकर कनखियों से देख रही है। दुर्गा को अजीब सा लगा। वो बैठकर प्रसाद देती हुई राधा की हरकतों को देख रही थी। आधा घंटा ध्यान करके राधा ने बुदबुदाते हुए उंगलियों पर गिनकर कुछ जाप किए, फिर उठकर जालियों से आ रही धूप के सामने खड़ी हो गई। राधा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं जान सकती हूँ, इतनी पढ़ी लिखी होकर इतनी कम उम्र में तुम इस प्रकार की साधना क्यों कर रही हो? क्या मैं तुम्हारे जीवन के बारे में जान सकती हूँ? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं,
उनको तुम्हारी साधना के बारे में कोई जानकारी है या नहीं? दुर्गा ने काफी विनम्रता से पूछा। दीदी, आपके भक्ति भाव और आपके चेहरे के सात्विक तेज के कारण मेरे दिल में आपके लिए बड़ी रिस्पेक्ट और आदर है। मैं जरूर बताऊंगी अपने बारे में। राधा ने काफी सोच समझकर दुर्गा की तरफ देखकर कहा। दरअसल हम उज्जैन के रहने वाले हैं। मेरे पापा, जो कि बहुत बड़े बिल्डर थे, भाई भी पापा की कंस्ट्रक्शन कंपनी के कामों में हाथ बटाते थे। मैंने मुंबई से एनिमेशन और ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया और वहीं एक टीवी चैनल में एनिमेटेड फिल्मों के लिए काम करने लगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी पापा की कंस्ट्रक्शन कंपनी लॉस में जाने लगी। पापा समय पर अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से फाइनेंसर का उन पर पैसों का दबाव पड़ने लगा। राधा ने खोए खोए शब्दों में कहा। पापा और भाई कर्ज में डूबते गए। तभी किसी ने उनको बताया कि उनकी तरक्की से जलने वाले उनके किसी दुश्मन ने उन पर शमशान की काली शक्तियों का प्रयोग कर उनकी तरक्की को बांध दिया है। ये काली शक्तियां हमारे परिवार को बर्बाद कर देंगी। उनके पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। कर्ज में डूबकर उनका सारा घर और जायदाद बिक गई। ऐसी परिस्थिति में पापा को किसी ने अघोरी कमलनाथ से मिलवाया। पापा और मेरा पूरा परिवार अघोरी के कहने के अनुसार चलने लगे। तभी मैं भी मुंबई से उज्जैन आई तो देखा घर पर पूरे शरीर पर लाल आँख लपेटे डरावनी बड़ी बड़ी लाल आंखों वाले दो तांत्रिक हॉल के बीचों बीच बड़ा सा त्रिकोण बनाकर पूजा कर रहे हैं। उस त्रिकोण के अंदर खानों में नरमुंड और सिंदूर लगी काले कपड़ों की बनी गुड़िया, जिसके अंदर बहुत सी पिनें घुसी हुई हैं और उन पिनों के सिरों में सिंदूर से रंगा नींबू लगा हुआ है। मम्मी पापा और भाई भी काले कपड़े पहने माथे पर भस्म का काला सा टीका लगाकर पूजा कर रहे हैं। मुझे देखते ही सब चौंक गए। ये मेरी बेटी है बाबा, पापा बोले। उस अघोरी तांत्रिक ने मुझे अपने पास बुलाकर अपनी लाल लाल आंखों से मुझे देखा और वापस आके बंद करके पता नहीं क्या मंत्र बुदबुदाया और पापा से बोले, तेरी सारी विपत्ति का समाधान मिल गया बच्चा। ये तेरी कन्या ही हमारी शमशान साधना का माध्यम बनेगी। और वो पापा के कान में कुछ फुसफुसाया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पापा, ये सब क्या हो रहा है? मैंने पूछा। पापा ने मम्मी को इशारा किया तो मम्मी मुझे दूसरे कमरे में ले गई। सारी बातें समझाकर कहा, बेटा, ये सब अपनी परिवार की सलामती और खुशहाली के लिए हो रहा है। अघोरी बाबा का कहना है कि शमशान साधना करके शमशान भैरवी को प्रसन्न करने से वो गड़े हुए खजाने का पता बताएगी, जिससे अपने सारे कर्ज मिट जाएंगे और हमारे पास पहले की तरह सारी की सारी धन दौलत वापस आ जाएगी। और शमशान भैरवी के आशीर्वाद से वो सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे कि कोई कभी अपना बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। राधा इतनी बातें सुनकर ही बेचैन हो गई थी और यहाँ पर राधा अपने गंदे से बैग के अंदर कुछ ढूंढने लगी। बीच बीच में वो बेचैनी भरी नजरों से इधर उधर देखती, अपने होठों पर जुबान फिराती जैसे सूख गए होठ गीले कर रही हो। फिर उसने बैग से एक पुड़िया निकालकर उसमें रखा कुछ दवाई नुमा पाउडर खाया और थोड़ी देर के लिए निस्तेज अवस्था में निडाल सी बैठ गई। क्या हुआ राधा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? पानी पियोगी? दुर्गा ने राधा से पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ, राधा ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद राधा की आंखों में लाल डोरे आने लगे। वो उनींदी सी होने लगी। शायद ये उसके द्वारा खाई हुई उस पुड़िया का असर था, शायद कोई नशीली चीज। राधा, आगे क्या हुआ? राधा, आगे क्या हुआ? तुम कैसे उस साधना का माध्यम बन गई? दुर्गा कहानी आगे जानना चाहती थी।
अब राधा थोड़ी सी उठने की कोशिश करने लगी और बोली। अब राधा ने बोलना शुरू किया। मम्मी मुझे समझाकर बाहर ले आई, जहाँ उस अघोरी कमलनाथ ने मुझे उस त्रिकोण के पास रखी चौकी पर बिठाकर मेरे चारों ओर सिंदूर की रेखा खींच दी और अपने अंगूठे को चाकू से काट कर उससे निकलते रक्त से मेरे माथे पर तिलक लगाकर बोला, राधा, राधा मेरी आंखों में देखो। उसकी आवाज़ में जादू था। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी और उसने मुझे सम्मोहित कर दिया। फिर उसने पापा से कहा कि वो मुझे 40 दिन की साधना करवाएगा। वो मुझे अपने साथ ले गया। वो मुझे कुछ नशीली दवा देता है। उस दवा की मैं आदी हो चुकी हूँ। जैसे ही उसका असर खत्म होता है मेरे शरीर में झटपट होने लगती है। तुम ये साधना अपनी इच्छा से नहीं कर रही हो, दुर्गा ने कहा। मैं नहीं जानती कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। उसकी आंखों में कुछ ऐसा सम्मोहन होता है कि वो जो भी बोलता है मैं कठपुतली की तरह करती जाती हूँ, राधा ने बताया। मेरे परिवार ने दूर वो मुझे यहाँ इलाहाबाद ले आया। यहाँ के शमशान में हर रात को शमशान भैरवी को प्रसन्न करने के लिए साधना करते हैं, ताकि वो गड़े हुए खजाने का पता बता सके और अघोरी को सिद्धियाँ दे दें। हर रात 11 बजे से 3 बजे तक साधना होती है। सबसे पहले 7 मिट्टी के दिए गंगा में प्रवाहित करके आत्माओं के आने का मार्ग प्रस्थान करते हैं। फिर ताजी जली चिता के काफी आसपास काले तिलों का घेरा बनाते हैं, ताकि दूसरी आत्माएं वहाँ प्रवेश ना कर सकें। अघोरी मेरे और अपने शरीर पर ताजी चिता की भस्म का लेप लगाकर मंत्रोच्चार करके काले मुर्गे की चिता पर बलि चढ़ाता है। अधजली चिता की अग्नि से उस मुर्गे और शराब का भोग लगाकर हम उस भोग को ग्रहण करते हैं। लगभग 40 दिनों तक मैं नहा नहीं सकती और ना ही दूसरे वस्त्रों को ग्रहण कर सकती। दुर्गा ने सारी बातें बता दी। फिर तुम यहाँ क्यों आती हो? ये तो काली माता का पवित्र स्थान है, दुर्गा ने बोला। दीदी, मुझे मुझे उस अघोरी के चंगुल से बचा लो। मैं वो सब नहीं करना चाहती जिसको जिसको करने के लिए मुझे वो यहाँ भेज रहा है, राधा ने हाथ जोड़कर दुर्गा से कहा। राधा रो रही थी। राधा रो मत, सच सच कहो क्या है, शायद हम तुम्हारी कुछ सहायता कर सकें। उसने तुमको यहाँ क्यों भेजा है? दुर्गा ने पूछा। वो अघोरी कमलनाथ मेरे द्वारा किसी भी 2 बच्चों को अगवा करना चाहता है। उसका कहना है कि साधना के अंतिम चरण में काले मुर्गे का नहीं बल्कि किसी बच्चे का मांस और खून का भोग लगाने पर शमशान भैरवी प्रकट होगी और जिस जगह खजाना गड़ा है उस स्थान पर भी दूसरे बच्चे की बलि चढ़ाई जाएगी, तो उस खजाने की रक्षा कर रही आत्मा प्रसन्न होकर हमें माला माल कर देगी, राधा ने कहा। बेटी, तुम चिंता मत करो, हम तुमको इस ढोंगी और खतरनाक अघोरी के चंगुल से बचाएंगे। वहां पर तभी दुर्गा के बाबूजी ने आकर कहा, जो पता नहीं कब से वहां पर उनकी बातें सुन रहे थे। तुम उसको भनक मत लगने देना कि तुमने उसका राज हमें बता दिया है, और वही करना जैसा वो कहे। बाकी हम संभाल लेंगे। बेटा, अघोरी शिव यानी महाकाल को कहा जाता है, और अघोरी बनने में तो जन्म बीत जाते हैं। अघोरी वो पवित्र रूप है जिसको देखने भर से ही इंसान के ना जाने कितने पाप धुल जाते हैं। अघोरी के पैर छूने से सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बेटा, अघोरियों को इस पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ की लालच या लालसा नहीं होती। जिसे तुमने पकड़ा है, जिसने यानी तुम्हें पकड़ा है और जो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है, वो कोई अघोरी नहीं है बल्कि उसी के भेष में कोई गीदड़ है जो बाकी अघोरियों का नाम खराब कर रहा है। अब हम उसके खिलाफ जो भी करेंगे वो किसी अघोरी के लिए नहीं बल्कि
एक शैतान के लिए करेंगे। राधा ने हामी भरी और वो वहां से चली गई। पंडित जी ने पुलिस थाने में जाकर एसीपी को सारी बात बता दी और दोनों ने उज्जैन जाकर राधा के माता पिता और भाई को भी जब सच्चाई बताई तो उनकी भी आंखें खुल गईं। उनके अंधविश्वास के चक्कर ने उनकी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया और अब वो राधा की सलामती के लिए एसीपी से मिन्नतें करने लगे। पंडित जी ने एसीपी और दूसरे लोगों की सहायता से ना सिर्फ उस ढोंगी अघोरी यानी कि कमलनाथ को पकड़ा, बल्कि मासूम राधा को 2 बच्चों को अगवा करने से या उनकी हत्या करने के अपराध से बचाया। उसका जीवन भी बचा लिया। आज के मॉडर्न और पढ़े लिखे लोग भी कई बार परेशानी से छुटकारा पाने के लिए या दौलत कमाने के लिए ऐसे किसी बाबा के पास चले जाते हैं, या फिर इन सारी अंधविश्वासी बातों पर यकीन करके आपराधिक मानसिकता वाले नछेड़ ढोंगियों के पास चले जाते हैं। लेकिन सच्चाई एक सच्चा योगी ही जानता है।